हाय गाइस, वेलकम बैक टू फाइंडर एकेडमी। आज से नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक 10 है हमारा, ये होगा गुप्ताज, वर्धनाज और अखाड़ाकास के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज से हमारा स्टार्ट होने वाला है। 67th लेक्चर है हमारा ये हिस्ट्री ऑप्शनल कोर्स का, जिसमें अब तक हम 66 तो लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम 9 टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर चुके हैं। ठीक है, अभी आज का जो टॉपिक है ये है, जो हम आज से स्टार्ट करने वाले, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन तो हर साल मतलब आता ही आता है। तो एक बार इसका सिलेबस देख लेते हैं हम, फिर उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन पेपर वगैरह देखेंगे। गुप्ता जो है ना, इसमें इनका आपको पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन देखना जरूरी है। ठीक है, जो आज हम आज के एक दो लेक्चर, मतलब आज का लेक्चर और उसके नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है, इसमें हम पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन को कवर करेंगे। फिर वकाड़ाकास है और वर्धनाज है। तो इनके तीनों के जो पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर इकोनॉमिक लाइफ है, फिर कॉइनेज जो है गुप्ताज का, लैंड ग्रांट्स वगैरह जो है, जिससे कि इंडियन फ्यूडलिज्म वगैरह जो है आपको देखने को मिलेगा। फिर अर्बन सेंटर्स किस तरह डिक्लाइन होते हैं, और कास्ट सिस्टम जो है किस तरह एक तरीके से रिजिड हो जाती है, पोजीशन ऑफ वुमेन क्या रहती है। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह के बारे में देखना है हमें। यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी थी, फिर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है और वल्लभी यूनिवर्सिटी है, जो कि गुजरात में आपको देखने को मिलेंगी। लिटरेचर है, साइंटिफिक लिटरेचर है और आर्ट एंड आर्किटेक्चर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक 10 होने वाला है, क्योंकि हर साल यहाँ से क्वेश्चन तो बनते ही 101%। मोस्टली क्वेश्चन जो आता है वो गुप्ताज के ऊपर आता है। और गुप्ताज जो है ना, इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब आपके मौर्य जो है वो मौर्यन डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद सबसे सेंट्रलाइज अगर एडमिनिस्ट्रेशन किसी का मतलब था, या फिर पॉलिटी किसी की थी नॉर्थ इंडिया में स्पेशली, तो वो गुप्ताज थे। तो इसलिए गुप्ताज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और मोस्ट मतलब मच अवेटेड लेक्चर्स भी ये थे, काफ़ी लोगों के कमेंट्स वगैरह भी आ रहे थे कि सर गुप्ताज वगैरह हम कब डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज से हमारा गुप्ताज वगैरह स्टार्ट हो जाता है। तो गुप्ताज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे थे, क्योंकि नेशनलिस्ट जो हिस्टोरियन थे 20वीं सेंचुरी में, नेशनलिस्ट हिस्टोरियन आपको पता है कि उन्होंने जो कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी थी उसको काउंटर करने की कोशिश की थी। तो उन्होंने गुप्ताज को काफ़ी ग्लोरीफाई किया था वहाँ पे, और गोल्डन एज वगैरह भी गुप्ताज को कह चुके हैं। फिर बाद में 60-70 में जब सोशलिस्ट हिस्टोरियन वगैरह जब आते हैं, डी कौसम्बी वगैरह, तो ये गुप्ताज का जो गोल्डन एज का जो मिथ है वो तोड़ने की कोशिश करते हैं। भले उनका बहुत क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन वो इंडियन फ्यूडलिज्म के बारे में बात करते हैं, वहाँ पे कास्ट सिस्टम किस तरह से रिजिड हो रही थी इसकी बात करते हैं, वुमन की पोजीशन किस तरह से खराब हो रही थी, और डी अर्बनाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इकोनॉमिक कंडीशन भी कुछ इतनी खास नहीं थी अगर देखा जाए तो। एक्सटर्नल ट्रेड वगैरह एकदम बिल्कुल बंद सा हो जाता है, कम सा हो जाता है हमारा। तो इसके ऊपर ही काफ़ी यहाँ पे डिस्कशन डिबेट वगैरह चलती रहती है। तो देखते हैं अभी क्या है, मतलब इसमें सारा डिटेल में हमें कवर करना है। तो चलिए फिर हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो प्रीवियस क्वेश्चंस आए हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि एक दो लेक्चर जो होंगे हमारे आने वाले वो इसी के ऊपर होंगे, इसलिए इसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चन आए हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले 2014 के बाद इसके ऊपर क्वेश्चन आया ही नहीं, मतलब पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन अब गुप्ताज वगैरह के ऊपर क्वेश्चन नहीं बना, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखना 2 पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो जाता है। एक तो ये है कि हमें एक आइडिया मिल जाती है, एक ट्रेंड किस तरीके से चल रहा है वो पता चल जाता है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछी जाती है हमें पता चल जाता है। मतलब कि जो एग्जाम हम जिसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे उसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा होता है कि क्वेश्चन कभी कभी रिपीट हो जाते हैं, जैसे कि देखो आप यहाँ पे समुद्रगुप्त के बारे में जो क्वेश्चन है वो रिपीट हुआ है यहाँ पे, है ना, 2006 में, मतलब जो 1917 का क्वेश्चन था वो यहाँ पे रिपीट हो गया है। तो ये क्वेश्चन अगर आप इनकी प्रैक्टिस भी अगर आपने कर ली, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस अगर करोगे तो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो गुप्ता एम्पायर था वो समुद्रगुप्त के अंदर किस तरह से एक्सपांड हुआ, ये आपको बताना है विद द हेल्प ऑफ इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। तो काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि समुद्रगुप्त काफी इंपॉर्टेंट रूलर रहा है, इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया वगैरह भी कहा है विंसेंट ए स्मिथ ने, जो हिस्टोरियन है उसने। तो ये आगे देखेंगे, कल आज तो नहीं होगा समुद्रगुप्त के बारे में डिस्कशन, हमारा कल होगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में होगा। ठीक है, फिर उसके बाद शॉर्ट ऐसे लिखने के लिए बोला है गुप्ता एम्पायर के मैट्रिमोनियल जो अलायंसेस थे उसके ऊपर, किस तरह से मैट्रिमोनियल अलायंस जो चंद्रगुप्त वन वगैरह ने जो स्टार्ट किए थे लिच्छवी प्रिंसेस के साथ शादी करके, तो ये एक तरीके से हेल्पफुल रहते हैं एक्सपांशन एंड कंसोलिडेशन के लिए। तो ये हमें देखना है। फिर शॉर्ट ऐसे लिखने के लिए बोला गया स्कंदगुप्ता ने जो हुनास के साथ जो वॉर किया था, और हुनास इन्वेजन को जो एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट किया था या फिर काउंटर करने की कोशिश वगैरह इन्होंने की थी। गुप्ता एक तरीके से सक्सेसफुल तो रहे थे, हुनास का इन्वेजन उन्होंने रोका तो था, लेकिन उसके बाद गुप्ता जो है डिस्ट्रॉय हो चुके थे। फिर राइट ए शॉर्ट ऐसे ऑन फैक्टर दैट लेड टू द राइज एंड फॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर। ठीक है, गुप्ता एम्पायर राइज हुआ इसके क्या फैक्टर्स है, और उनका फॉल हुआ इसके क्या फैक्टर्स है, ये आपको बताया है। फिर उसके बाद फाइयान जो एक चाइनीज ट्रैवलर वगैरह जो था चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे जो आया था, उसके जो स्टडी थी उसके बेसिस पे उसने जो बुक लिखी उसके बेसिस पे पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी उसको आपको यहाँ पे बताना है। फिर साइलेंट फीचर पूछे गए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के गुप्ताज के, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
फिर यहाँ पे गुप्ता एम्पायर जो है उसका जो एक्सपांशन होता है समुद्रगुप्त के ऊपर, रिपीट क्वेश्चन आया है, ठीक है। और 2014 में क्वेश्चन आया था कि प्रोविंशियल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो है गुप्ता एम्पायर की, उसको डिस्कस किया करने के लिए बोला गया था विद द डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर एंड देयर फंक्शन। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अभी नहीं आते, ठीक है। तो होप आपको क्वेश्चन किस तरह से आते हैं ये क्लियर हो चुका है। अगर आपको क्वेश्चन किस तरह से आती है अगर क्लियर है तो इससे दो तरीके से आप जो है वो मतलब बेनिफिशियल रहते हो। एक तो आप उस हिसाब से पढ़ाई कर सकते हो, दूसरा क्वेश्चन अगर रिपीट हो गया तो आपका वो बेनिफिट तो है ही क्योंकि आपने वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है। तो चलो फिर हमारा डिस्कशन वगैरह जो स्टार्ट करते हैं कि गुप्ताज एम्पायर जो है वो द माइटी गुप्ताज, द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जो क्लासिकल एज जो इसे कहा गया है, जो इन्फ्लोरेंस वगैरह जैसे वर्ड्स, एडजेक्टिव्स, एपिथेट्स इसको दिए गए वो कितना सही है कितना गलत है वो हमें अभी आने वाले 4-5 लेक्चर में देखना है। इंट्रोडक्शन में हमें क्या देखना है, तो 320 BC 320 सी में गुप्ता को यहाँ पे बोला गया कि 320 सी में इनका इतिहास स्टार्ट होता है। देखो मौर्यन जो है ना, मौर्यन वो एग्जैक्टली 320 में ही उनका एम्पायर जो इस्टेब्लिश होता है मौर्यन का, 320 BC था, ये 320 सी है। मतलब कि क्या मतलब, एक तरीके से ये यही है, हम बोल सकते हैं ना, ये एक तरीके से कोई प्लान करके तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन इत्तेफाक है कि 320 काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर इंडियन हिस्ट्री में रहा है। 320 BC और सी, एक BC में आपको मौर्यस देखने को मिलेंगे और राइज होते हुए, और सी में आपको गुप्ता देखने को मिलेंगे। तो मौर्यस जो डिसअपीयर हुए थे इंडिया के पॉलिटिकल मैप से, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ कि काफ़ी इंडिजिनस और फॉरेन रूलर्स आपको देखने को मिलेंगे इंडिया में नेक्स्ट 5 सेंचुरीज के लिए, ठीक है। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में उन्होंने खुद को मतलब डिवाइड कर लिया था। जैसे कि यहाँ पे मेजर जो पावर है आपको कुशाना देखने को मिलेंगे नॉर्थ इंडिया में, और सातवाहन आपको देखने को मिलेंगे डेक्कन में। इसके अलावा काफ़ी छोटे मोटे पावर्स वगैरह आपको जो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, ठीक है। जो नॉर्थ वेस्ट से, जो इंडिया के जो नॉर्थ वेस्ट से जो इन्वेजन हुआ था यहाँ से, वो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे काफ़ी पॉलिटिकल एटोमिज्म मतलब डिसइंटीग्रेशन वगैरह आपको देखने को मिलेगा इनके। इवन जब गुप्ताज आने से पहले कुशानाज वगैरह जो थे ना, मतलब मौर्यन के बाद कुशानाज आए और सातवाहन आ जाए, तो इनके बाद इन्होंने थोड़ा बहुत इंडिया को यूनाइटेड रखा, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को। लेकिन जब ये कुशानाज और जो सातवाहना जो ये खत्म हुई डायनेस्टी, 3rd सेंचुरी के मिडल फेज में आपको देखने को मिलेंगे 250 के आसपास, ये दोनों खत्म हो जाते हैं। तो पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन काफ़ी हुआ था, काफ़ी माइनर पावर्स वगैरह जो है इमर्ज होती हुई देखने को आपको यहाँ पे मिलेंगी। और इस बैकग्राउंड में जो गुप्ताज का यहाँ पे एम्पायर इस्टेब्लिश करना काफ़ी मतलब बड़ी बात मानी जाती है, ठीक है। और अभी ये गुप्ता जो है ना, इनका ओरिजिन क्या है, कौन है, कहाँ से आए, इनका सोशल स्टेटस क्या है, इनका ओरिजिनल होम क्या है, ये किसी को पता नहीं है सर्टेनिटी के साथ। मतलब अलग अलग तरीके के कयास लगाए जाते हैं कि ये कुछ बोलते कि वैश्य है, कुछ बोलते कि ब्राह्मण है, अलग अलग तरीके जो है वो बोला जाता है कि ब्रांचेस जो है वो, मतलब जो कुशानाज वगैरह जो थे, कुशानाज के सबऑर्डिनेट रूलर, मतलब कुशानाज के अंदर ये एक तरीके से फ्यूडल्स वगैरह थे, और बाद में ये जो है अपना पॉलिटिकल कंट्रोल वगैरह ले लेते मगध के रीजन में 2nd डिकेड में 4th सेंचुरी के, मतलब यही 320 के आसपास। तो ऐसा बोला जाता है, लेकिन इनका जो ओरिजिन वगैरह ना वो क्लियर नहीं है, ठीक है। थोड़ा मैप वगैरह देख लेते हैं, मैप से आपको थोड़ा क्लियर हो। ये गुप्ता अपने पीक पे जब था, मतलब कि गुप्ता एम्पायर जो पीक पे था अपने, मतलब एकदम हाईएस्ट जब टाइम था, समुद्रगुप्त ने एक्सपांड किया था, तब ये गुप्ता एम्पायर है, ठीक है। मतलब चंद्रगुप्त 2 वगैरह के टाइम का है। आप देख सकते हो कितना बड़ा एम्पायर। तक्षशिला यहाँ पे आपको हिंदुकुश माउंटेन्स वगैरह देखने को मिलेंगे, यहाँ तक फैला हुआ है। नीचे आपको देखने को मिलेगा ये जो आपका विंध्याचल माउंटेन्स है, यहाँ तक फैला हुआ है। नीचे आप देख सकते हो इसको आंध्र प्रदेश तक ये है, और यहाँ पे तो इधर आप देख सकते हो इजीली कि इंडिया की जो आज की मॉडर्न डे जो बॉर्डर्स है वहाँ तक ये आपको इजीली देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ये हिमालय, ठीक है ना, तो मतलब नेपाल वगैरह तक भी ये फैला हुआ था। मतलब काफ़ी लार्ज एम्पायर था, काफ़ी मतलब पूरा पैन इंडिया एम्पायर तो नहीं है, लेकिन नॉर्थ इंडिया को इन्होंने इंटीग्रेट कर लिया था एक, मतलब एक छत्र के अंदर है ना। यहाँ पे इनकी कैपिटल वगैरह जो थी वो इसी रीजन में वगैरह हुआ करती थी, ठीक है। तो गुप्ताज काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और इसी टाइम पीरियड पे जब गुप्ताज नॉर्थ इंडिया में, तो यहाँ पे आपको कादम्बाज देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको पांड्याज देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको चोलाज वगैरह देखने को मिलेंगे, सॉरी पल्लवाज वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, पल्लवाज वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, गंगाज वगैरह थे यहाँ पे, गंगाज इस एरिया में वो गंगा डायनेस्टी वगैरह आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये गुप्ता डायनेस्टी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से रहा है। तो थोड़ा एक ब्रीफ में देख लेते हैं कि इनके मतलब जो फाउंडर वगैरह वो कौन है। तो श्रीगुप्त इनके फाउंडर है। एक लिस्ट है ये, मतलब क्रोनोलॉजिकली सारे के सारे तो यहाँ पे कवर नहीं किए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो रूलर्स है, जो इंपॉर्टेंट जो महाराजास थे गुप्तास के, वो यहाँ पे कवर किया कि श्रीगुप्ता जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ के, क्योंकि फाउंडर है ना, फाउंडर बोला गया, मतलब इसकी कोई हिस्टोरिक एविडेंसेस तो नहीं है। लेकिन चंद्रगुप्त 2 ने काफ़ी, चंद्रगुप्त 1 जो था ना, इनने काफ़ी रिस्पेक्टफुली इन दोनों को यहाँ पे रेफर किया, लेकिन इनका हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है।
श्रीगुप्त को उन्होंने फाउंडर बोला डायनास्टी का, जो 240 से 280 तक थे, ठीक है। फ्यूडल वगैरह थे ये पहले कुशानास के, लेकिन कुशानास जब डिक्लाइन हुए तो फिर इन्होंने इनका जो एरिया, मतलब जिस एरिया में ये होंगे सामंत वगैरह, वहाँ पे इन्होंने कब्जा कर लिया और डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हिस्ट्री जो है उस रिमेंबर करती है गुप्ताज को 320 से ही, मतलब चंद्रगुप्त वन के रूल से ही, ठीक है। जहाँ से गुप्ता एरा स्टार्ट होता है आपको देखने को मिलेगा मोस्ट ऑफ द रीडर्स वगैरह में, ठीक है ना, एनसीईआरटी वगैरह में। फिर घटोत्कच सेकंड है, मतलब इन्होंने भी महाराजा टाइटल वगैरह लिया था। लेकिन जो चंद्रगुप्त वन है ये पहले थे जिन्होंने महाराजा धीराज, मतलब ग्रेट किंग्स ऑफ किंग्स महाराजा धीराज, ठीक है ना। और इन्होंने जो है वो मैट्रिमोनियल अलायंस स्टार्ट किया, कुमार देवी के साथ शादी वगैरह करके। समुद्रगुप्त है, यहाँ पे इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया वगैरह भी कहा जाता है, वी एस स्मिथ ने कहा है ना। इसके जो कंपेंस है वो ईरान इंस्क्रिप्शन मध्य प्रदेश में भी आपको देखने को मिलेंगे, और इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में भी इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया गया है। फिर चंद्रगुप्त टू, जिसको विक्रमादित्य वगैरह कहा गया है, ठीक है ना, जिसके कोर्ट में 9 रत्न वगैरह थी, है ना। फिर इसका जो रेन था वो आप देख सकते हो कहाँ से कहा था। फिर कुमार गुप्त वन है, ठीक है, इसने नालंदा यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की थी और इसको शक्रादित्य वगैरह भी कहा गया है। फिर स्कंदगुप्त है, शाक्रादित्य मतलब शाकास वगैरह को इसने पूरे डिस्ट्रॉय कर दिया था। रेन फ्रॉम 445 AD से लेके, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो 460 है। और इसने हुनास की इन्वेजन को सक्सेसफुली जो है वो रिपेल किया था, लेकिन इसका एम्पायर जो है वो एक तरीके से पूरा बर्बाद हो जाएगा। बोला ना, स्ट्रेंड हिज एम्पायर कॉफर, मतलब कि खजाना पूरा खत्म हो गया था। विष्णुगुप्ता जो है ना वो लास्ट जो नोन रूलर है गुप्ता डायनेस्टी, काफ़ी फेमस है ये, मतलब काफ़ी फेमस, मतलब जो फेमस रूलर है लास्ट, मतलब जिसके बाद तो लोगों को पता ही नहीं गुप्ता एम्पायर कहाँ खत्म हो गया और कैसे खत्म, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये एक लिस्ट है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा क्रोनोलॉजी समझने के लिए भी इम्पोर्टेंट। चलिए हम जहाँ पे थे वहाँ से फिर से एक बार रिपीट स्टार्ट करते हैं हमारा, देखना क्या देख रहे थे। हाँ, तो हमारा यहाँ पे था, तो जो इनका ओरिजिन है और जो ओरिजिनल होम है वो तो हम बता ही नहीं सकते सर्टेनिटी के साथ, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 4th सेंचुरी के सेकंड डिकेड में इन्होंने मगध का जो रीजन है उसके ऊपर पॉलिटिकली अपना कंट्रोल वगैरह मतलब एक तरह से कर लिया था। तो नॉर्थ इंडिया को इन्होंने क्या किया, पॉलिटिकली यूनाइट किया था और मच ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट को इन्होंने कवर किया था, जो हमने अभी देखा, ठीक है। और इसीलिए जो है ना इसको सेकंड ग्लोरियस इपोच वगैरह भी कहा गया इंडियन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में आफ्टर द मौर्यन टाइम पीरियड। तो क्लासिकल एज, गुप्ता एज, गोल्डन एज वगैरह बहुत सारे एपिथेट्स वगैरह यूज होते हैं आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो एम्पायर था वो नॉर्थ, सेंट्रल, साउदर्न इंडिया के पार्ट तक आपको फैला हुआ देखने को मिलेगा। 320 के आसपास रियल गुप्ता एम्पायर स्टार्ट होता है, वैसे तो 240 में बोला गया, लेकिन 320 से ही हिस्ट्री इनको जानती है और 550 में ये खत्म हो जाता है यार, ठीक है। और फिर से जो नॉर्थ इंडिया है उसमें 100 ईयर्स के लिए पॉलिटिकल यहाँ पे एटोमिज्म आपको देखने को मिलेगा। और फिर आपको वर्धनाज वगैरह आते हैं फिर, ठीक है ना, इनके बाद मतलब 100 साल के बाद, गुप्ताज के डिक्लाइन के 100 साल के बाद वहाँ पे वर्धनाज मतलब जो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। हर्षवर्धन वगैरह वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है ना हमें इनका जो मतलब सोर्स ऑफ जो हिस्ट्री उसमें जो चाइनीज जो ट्रैवलर्स है ना वो भी हमें बहुत हेल्पफुल रहते हैं, जैसे हुआन सांग है, फाहियान है, ईद सिंह वगैरह है। फिर श्रीगुप्त तक बोला गया कि फाउंडर है, ठीक है ना, 240 के आसपास इसने इस्टेब्लिश जो किया था, और उसका जो बेटा था घटोत्कच ये भी रेन करता है, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब इन्होंने कुछ किया नहीं। गुप्ता लाइमलाइट में कब आते हैं, तो फर्स्ट क्वार्टर में आते हैं। फर्स्ट क्वार्टर मतलब 25 ईयर्स ऑफ 4th सेंचुरी। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि नॉर्थ इंडिया में इनका मतलब एक तरह से रूल स्टार्ट होता है, डोमिनेशन स्टार्ट होता है। फिर ऑब्लिवियन में मतलब एक तरह से गायब भी हो जाती है इंडिया के मतलब पॉलिटिकल मैप से 5th-6th सेंचुरी वगैरह में, ठीक है। तो गुप्ताज एम्पायर उतना बड़ा तो नहीं था जितना मौर्यन एम्पायर था, क्योंकि मौर्यन एम्पायर हमने डिस्कस किया काफ़ी बड़ा था, लार्ज स्केल एम्पायर था। लेकिन इन्होंने नॉर्थ इंडिया को पॉलिटिकली यूनाइट किया और एक्सटर्नल इन्वेजन को सक्सेसफुल किया जाए, एक तरह से रिपल्स किया फ्रॉम फॉर 100 ईयर्स एटलीस्ट, 100 एंड 150 ईयर्स हम बोल सकते हैं। ओरिजिनल जो किंगडम था गुप्ताज का उसमें यूपी और बिहार ही ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट थे 3rd सेंचुरी में, लेकिन बाद में आपको देखने को मिलेगा कि यूपी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि गुप्ता के जो ज़्यादातर कॉइन्स हैं ना वो यूपी में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसलिए यूपी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उनकी कैपिटल्स वगैरह जो थी वो यूपी थी, ठीक है। तो होप सो आपको ये जो इंट्रोडक्शन वगैरह ये थोड़ा मतलब समझ में आ गया कि मतलब एकदम इंट्रोडक्शन में किस लिए देखना होता है, थोड़ा जान लेते हैं हम गुप्ता। हम आने वाले 5-6 लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो क्या है गुप्ता, है ना, मतलब वो गोल्डन एज वगैरह कहा गया है, क्लासिकल एज वगैरह कहा गया है। फिर ये 320 में स्टार्ट होते हैं, है ना। फिर इनके पहले कौन थे, कुशानास थे नॉर्थ इंडिया में, साउथ डेक्कन में कौन थे, डेक्कन में सातवाहनाज वगैरह थे, है ना। तो इस तरीके से हमें थोड़ा जानना होता है। तो चलिए अभी हमारा जो बाकी जो है ना वो क्या है, मतलब कि इनका हिस्टोरियोग्राफी वगैरह क्या है, इनके सोर्सेज, किस सोर्सेज, मतलब सोर्सेज हम इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सोर्सेज के बेसिस पे ही तो हम हिस्ट्री लिखते हैं, तो सोर्सेज इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि गुप्ताज के सोर्सेज क्या है।
तो सारे सोर्सेज तो मैंने यहाँ पे कवर नहीं किए, आपको हमारे जो पेड नोट्स है उसमें आपको सोर्सेज डिटेल में कवर होते हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मैंने बस लिटरेरी जो सोर्स है उसको कवर किया, बाकी इंस्क्रिप्शंस है ना, कॉइन्स है, इंस्क्रिप्शंस है, वो आपको हमारे जो पेड नोट्स है उसमें डिटेल में देखने को मिलेंगे। मैं आपको दिखा दूंगा पेड नोट्स हमारे आज इस लेक्चर में। इसके बाद लिटरेरी जो सोर्स है ना उसमें इंडिजिनस लिटरेचर सबसे पहले आता है। तो पुराना जो है यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो जिनोलॉजीज के बारे में बताया। जिनोलॉजीज मतलब कि जो डायनेस्टिक जो हिस्ट्री है, किस रूलर के बाद में कौन आया, किसका बेटा कौन था, तो इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है वो पुरानाज में आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप देखो तो 300 से 600 सी के आसपास पुरानाज को काफ़ी रेडिएट वगैरह किया गया है, फाइनल शेप उनको दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखो तो मेजर जो पुराण जैसे कि वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्मानंद पुराण है ना, भगवत पुराण वगैरह, ये सब इसी टाइम पे कंपाइल हुए लिखे गए हैं। तो इम्पोर्टेंट है पुराना इस टाइम पे। और ऑब्वियसली अगर ये इस टाइम पे पुराना लिखे गए तो इसका मतलब कि उस टाइम पे जो भी सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन थी वो आपको इनमें रिफ्लेक्ट होती देखने को मिलेंगी। तो कालिदास जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट फेमस संस्कृत ड्रामेटिस्ट है, आपने काफ़ी सुना होगा इनके बारे में। ऐसा माना जाता है कि ये इसी टाइम पीरियड में, मतलब कि गुप्तास के टाइम पीरियड पे है। लेकिन जो ये दीक्षितार वगैरह जो है ना, इनका ऐसा बोलना है कि नहीं, कालिदास मतलब डिबेटेबल है कि कालिदास गुप्तास के नवरत्न जो है ना, विक्रमादित्य के कोर्ट में जो नवरत्न थे उसमें से एक कालिदास को बोला जाता है, लेकिन काफ़ी हिस्टोरियन इसके साथ डिसएग्री करते हैं, ठीक है। इसीलिए सोर्स ऑफ मटेरियल तो मतलब लेते ही नहीं है ज़्यादातर हिस्टोरियंस को। गुप्ता टाइम पीरियड के लिए सोर्स ऑफ मटेरियल कालिदास को कंसिडर करते ही नहीं है, कालिदास के जो ड्रामाज है इसको कंसिडर करते ही नहीं है। लेकिन बाद में अगर आप देखा जाए तो जो कामंद का जो की नीतिसार है ना, प्रवर सेना की जो सेतुबंध काव्य, काफी डिफिकल्ट नाम है ये। फिर उसकी कौमुदी महोत्सव है ना, मतलब एक ड्रामा है ये, मतलब अलग अलग नाम है ये, डिफिकल्ट नाम है। इसके ऑथरशिप भले डिबेटेबल है। फिर बाना जो है हर्षचरित्र इसने लिखी है, बाना भट्ट, आपको पता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री जो है वो रहे हैं गुप्ताज को एक तरीके से रिकंस्ट्रक्ट करने में। फिर कंटेम्पररी लिटरेचर अगर आप देखें तो विशाखा दत्त काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसने देवी चंद्रगुप्तम लिखी है और मुद्र राक्षस वगैरह लिखी है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, जिसमें हमें गुप्ताज के राइज के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। फिर जो फॉरेन जो अकाउंट्स है इसमें चाइनीज ट्रैवलर्स के अकाउंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काफ़ी जो चाइनीज जो मॉन्ग से इंडिया में आते हैं वो आते हैं इन सर्च ऑफ बुद्धिस्ट, है ना, बुद्धिज्म के सर्च में आते हैं वो। फिर अगर बुद्धिज्म के सर्च में आते हैं तो बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स को विजिट करेंगे, इंडियन मॉन्क्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, पॉलिटिकल जो एरिया है उसको एक्सप्लोर करेंगे, राजा महाराजा को मिलेंगे। तो इसमें हो क्या जाता है कि ये थोड़ा मतलब पॉलिटिकल कंडीशन वगैरह, सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन को भी थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो फाइयान है। इसने एक बुक लिखी है, गाओ सेंग फाइयान जुआंग, है ना, मतलब ये रिकॉर्ड है बुद्धिस्ट किंगडम का। इसका नाम मतलब होता है रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम। इस बुक में आपको सोशल जो लाइफ थी लोगों की, मतलब सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक लाइफ जो थी उसके बारे में काफ़ी ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेंगे। फिर फाइयान जो है वो गुप्तास के नेम पे तो साइलेंट ही है, लेकिन उसने जो है वो ऐसा बोला है कि गुप्तास टाइम पीरियड पे था, मतलब गुप्तास जो है ना वो थे। इस अकाउंट अलोन कैन नॉट बी, लेकिन देखो इसने नेम तो नहीं लिए किसी भी राजा के, लेकिन इसने एक्सप्लेन किया है सोसाइटी को। लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इसके सोर्स के बेसिस पे हम पूरा जो हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर लेंगे। हमें इसके जो सोर्सेज है या फिर इसका जो राइटिंग्स है उसको हमें अदर सोर्सेज के साथ क्या करना है, कोरोबोरेट करना है ना। इत्सिंग जो है सेकंड एक इम्पोर्टेंट मतलब चाइनीज ट्रैवलर है जो 7th सेंचुरी में आता है, तो मतलब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम बोल सकते हैं कि इसने यहाँ पे जो प्लेसेस जो चाइनीज पिलग्रिम्स के लिए बनाए हैं, ऐसा बोला गया कि श्रीगुप्त इसने ऐसा मृग शिखवन में श्रीगुप्त ने चाइनीज पिलग्रिम्स के लिए प्लेसेस बनाए वर्शिप के लिए, ठीक है, ऐसा इसका कहना है। अभी थे नहीं थे हमें पता नहीं। कि फेयर अमाउंट ऑफ नॉलेज आपको देखने को मिलेगा गुप्तास के टाइम पे इसके यहाँ से, मतलब इत्सिंग की जो सोर्सेज है उसके बेसिस पे, ठीक है। कुछ वेस्टर्न अकाउंट्स भी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। प्रोपेकस सीजरा जो है वो इंडिया के ट्रेड रिलेशन के बारे में बताता है बाइजेंटाइन एम्पायर के साथ। तो ये जो फॉरेन जो अकाउंट्स थे इसमें चाइनीज ट्रैवलर काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा बहुत जो है ये जो लेक्चर्स है इसमें मैंने थोड़े बहुत ही सोर्सेज को कवर किए हैं। बाकी जो डिटेल जो सोर्सेज है उसके लिए आपको हमारे नोट्स खरीदने पड़ेंगे, पेड नोट्स वगैरह, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मैं कवर नहीं करवा सकता। और ऐसे भी सोर्सेज है, इसमें समझाने का कुछ नहीं है, ऐसा पढ़ना ही पड़ता है। इसलिए मैंने इन स्लाइड में जो सोर्सेज है इसमें तो बस लिटरेरी सोर्सेज डाला है और एक फॉरेन अकाउंट मतलब लिटरेरी सोर्सेज है, इंडिजिनस और फॉरेन।
बाकी जो इंस्क्रिप्शन वगैरह है ना, वो आप हमारे जो पेड नोट्स है वहाँ से कर सकते हो कंप्लीट। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ जो पेड नोट्स के लिए है। आज PDF फाइल्स मिल जाएंगी इसकी, है ना। यहाँ से आप देख सकते हो क्वालिटी एडमिशन कमिटी और क्या है गुप्तास के। ये सोर्सेस हम देखने वाले थे, सोर्सेस, ये सोर्सेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे ईपी ग्राफ्स आप देख सकते हो ना, ईपी ग्राफ्स इंस्क्रिप्शन मोस्टली ऑन स्टोन्स वगैरह इन डिटेल में आपको यहाँ पे कवर होता है देखने मिलेगा। इंस्क्रिप्शंस पहले, सबसे पहले तो फिर कॉइन्स एंड सील्स वगैरह हैं, ये लिटरेरी सोर्सेज में हमने अभी देखा, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स वगैरह। तो ये आप डिटेल में यहाँ से हमारा जो मतलब आपका जो है हिस्ट्री ऑप्शनल को पढ़ाई कर सकते हो। काफ़ी जो है वो मतलब इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नोट्स नहीं है, 500 रुपीज़ में ही नोट्स है हमारे, तो आप आराम से जो है वो पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई कोचिंग क्लासेस की फीस वगैरह देने की जरूरत नहीं, लैक्स में जो होती है वो, है ना। आप घर पे बैठो, पढ़ाई करो, हमारे नोट्स खरीदो, हमारे वीडियोस देखो, आराम से फ्री में आपका हिस्ट्री ऑप्शनल जो है वो कवर हो जाएगा। 500 रुपीज़ में ही नोट्स है, वो ज़्यादा कुछ महंगे है नहीं है हिस्ट्री, आप कवर कर सकते हो। यहाँ पे हमने इसको तो डिस्कस कर लिया है, गुप्ता कौन था, घटोत्कच कौन था। तो नेक्स्ट हमें देखना है हिस्टोग्राफी के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिस्ट्री ऑप्शनल मतलब कि हिस्टोग्राफी सब करना ही करना है, कुछ भी हो जाएगा। हिस्ट्री ऑप्शनल मतलब कि हिस्टोग्राफी। हिस्टोग्राफी मतलब क्या होता है कि राइटिंग ऑफ एन हिस्ट्री, स्कॉलरली एक्टिविटी ऑफ राइटिंग एंड हिस्ट्री, दैट इज कॉल्ड हिस्टोग्राफी। तो 200 BC से लेके 300 AD तक का जो टाइम पीरियड है, उसको आप बोल सकते हो कि एम्पायर का जो कंसेप्ट है, एम्पायर नाम का मतलब जब मौर्यन एम्पायर खत्म हुआ 200 BC में, उसके बाद 300 AD तक, मतलब कि जब तक गुप्ता एम्पायर आपका स्टार्ट नहीं होता है, तो एम्पायर वाला कंसेप्ट तो डिसइंटीग्रेट हो चुका था। मतलब कि एम्पायर तो बना ही नहीं था इंडिया में कोई, है ना। यहाँ पे कुशानास थे, शाकास थे, सातवाहन थे, लेकिन इन्होंने एम्पायर नहीं बना, है ना, बड़ा लास्ट पे। इसी टाइम पीरियड पे क्या होता है, आपको मेनी स्टेट देखने को मिलेंगे, स्टेट स्ट्रक्चर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो कि एम्पायर बनाना चाहते थे लेकिन बना नहीं पाए, ठीक है। और पॉलिटिकल केओस काफी था, और इसी पॉलिटिकल केओस में गुप्ता जो जिनका ओरिजिन तो सर्टन है ही नहीं, वो यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में खुद को एक तरीके से रेस करते हुए इन्होंने भी एम्पायर बनाया नॉर्थ इंडिया में, लार्ज स्केल एम्पायर बनाया, हमने देखा अभी, ठीक है। लेकिन ये पैन इंडिया एम्पायर तो नहीं था, लेकिन फिर भी एम्पायर हम इसको बोल सकते हैं। इनका कोर रीजन जो था वो था ईस्टर्न यूपी, मतलब बिहार, ईस्टर्न यूपी हो गए। फिर से एक बार आइडिया ऑफ एम्पायर जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 4th सेंचुरी AD में, है ना। 4th सेंचुरी AD हो गया, गुप्ता एम्पायर काफी बड़ा हो चुका। तो ये जो कॉशंस जो एफर्ट था, मतलब काफी जो स्टूडेंट उन्होंने एक पूरी तरीके से कोशिश की कि गुप्ता को एक तरीके से आप इंपीरियल गुप्ता बोला गया, उनको क्लासिकल एज बोला गया है। तो गुप्तास काफी बड़े थे ऐसा दिखाने की कोशिश काफी स्टूडेंट ने की है, जिसमें कि BD चट्टोपाध्याय जो है वो एक है। इन्होंने कहा है कि दैट एन एम्पायर इज परस्यू एज अ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर assiduously built by military experts of several charismatic royal personality, इसमें समुद्रगुप्त का नाम आएगा। It was simultaneously an outcome of liberation of northern India from the long-standing foreign rule and political unification achieved by successfully suppressing the centrifugal elements। मतलब जो centrifugal element मतलब कि सेंटर से दूर जाने वाले है ना, मतलब जो छोटे छोटे जो राज्य थे उनको सबड्यू करके जो एम्पायर बनाया गया है। तो BD चट्टोपाध्याय क्या कर रहा है, एक तरीके से ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहा है गुप्तास को, इंपीरियल गुप्तास वगैरह बोल के बड़े बड़े वर्ड्स यूज करके। एसिड साइमल्टेनियसली उन्होंने क्या किया, तो नॉर्थ इंडिया को लिबरेट किया, लेकिन मिलिट्री एक्सप्लॉइट जो थे वो कोई मतलब एक मतलब मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स के थ्रू ही एम्पायर इस्टेब्लिश किया था, लेकिन करिज्मेटिक रॉयल जो पर्सनैलिटी थी उन्होंने किया था। और इसका मतलब ये नहीं कि मिलिट्री एक्सप्लॉइट है, रेड्स हो रही है, बैटल्स हो रही है, मतलब कि एकदम सोसाइटी बर्बाद नहीं, उन्होंने लिबरेट किया लोगों को, नॉर्थ इंडिया को जो फॉरेन रूल था उससे लिबरेट किया, एकदम मुक्ति दे दी। तो इस तरीके से जो है बड़े बड़े वर्ड्स यूज करके गुप्तास को किस तरीके से इंपीरियल गुप्तास थे, गोल्डन एज था, क्लासिकल एज था, इसको मतलब एक तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की जाएगी। RC मजूमदार जो है वो बोलता है कि गुप्ता एम्पायर जो है एट अ फुल मैच्योरिटी वंस अगेन ब्रिंग यूनिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी ऑल ओवर द नॉर्थ इंडिया, ठीक है। फिर सेम जो सेंटिमेंट्स है वो आपको UN घोषाल नाम से जो हिस्ट्री उसके देखने को मिलेंगे। द ग्रेटर पार्ट ऑफ कंट्री अनडाउटेडली एंजॉय द हाई प्रॉस्पेरिटी अंडर गुप्ता, ठीक है। मतलब ग्रेटर पार्ट मतलब कि ये पार्ट जहाँ पे गुप्ता थे, नॉर्थ इंडिया पूरा डेक्कन, ठीक है, साउथ इंडिया का थोड़ा पोर्शन, तो यहाँ पे बिल्कुल हिमालय तक आपको हिंदुकुश माउंटेन तक गुप्ता देखने को मिलेंगे। यहाँ पे इंडिया के बॉर्डर तक गुप्ता आपको देखने, साउथ इंडिया में गुप्ताज नहीं थे, लेकिन ये जो पूरा एरिया था इसमें पॉलिटिकल यूनिटी थी, प्रॉस्पेरिटी थी, लोग रिच थे, लोग सोसाइटी काफ़ी मतलब डेवलप हो रही थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर डेवलप हुआ था। अलग अलग तरीके से ग्लोरीफाई करने की कोशिश नेशनलिस्ट हिस्टोरियन ने भी की थी 20th सेंचुरी में, ठीक है। यही मैं आपको बता चुका हूँ। आप ये जो हिस्टोरियंस है आफ्टर 1960 ये भी नेशनल हिस्टोरियन को फॉलो करते हुए आपको देखने को
मिलेंगे, गोल्डन एज वगैरह, क्लासिकल एज वगैरह कहते हुए आपको देखने को मिलेंगे। फिर इसमें के दासगुप्ता जो ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये नाम आपको याद रखना है, के दासगुप्ता, आर सी मजूमदार क्या कहते हैं, imperial Guptas with whom the volume opens ably countered the centrifugal forces in northern India, and the kingdom established by Chandragupta I was shortly converted by his son Samudragupta into empire. किंगडम स्टैब्लिश किया था चंद्रगुप्त ने और उसके जो बेटा था समुद्रगुप्त, उसने उसको बड़े एम्पायर में तब्दील किया। द गुप्ता एम्पायर रियर्ड बाय सक्सेशन ऑफ द कॉम्पिटेंट रूलर gave North India not only political stability and imperial peace but also set an exemplary standard in all the departments of life and culture. Indeed, the advent of Guptas on the political stage ushered a epoch which has rightly been called as the golden age or classical period of Indian history. तो इसको क्लासिकल एज या गोल्डन एज ये डिफाइन करने की कोशिश इन सारी हिस्टोरी ने की है। ये जो परसेप्शन क्रिएट किया गया था इंपेरियल गुप्ता, गोल्डन एज, क्लासिकल एज गुप्तास के, ये जो है ना वो सस्टेन हुआ, परपेचुएट हुआ बाय ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स, ठीक है, और ये कंटिन्यू होता आपको देखने को मिलेगा। फिर लाहिरी जो है वो भी डिस्क्राइब करते हैं कि दोज कंट्रोल बाय द लास्ट रूलर्स ऑफ द फॉरेन कुशानाथ, घनासंगा, जनपदा, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पंजाब, यूपी, हिमाचल टू हरियाणा, राजस्थान, पेटी लॉर्ड्स ऑफ ऑर्डर बीइंग कॉल्ड एज इंडिजिनस स्टेट, इन सबको डिस्ट्रॉय करते हुए आपको गुप्ता आपको माइटी गुप्ता आपको स्टैब्लिश होते देखने को मिलेंगे। लेकिन जो नेशनलिस्ट जो हिस्टोरियन थे ना 20th सेंचुरी में, इन्होंने तो मतलब एकदम खतरनाक गोल्डन एज बोल दिया इनको, गोल्डन एज है गुप्ता से, ग्लोरीफाई किया गुप्ता पीरियड को, ठीक है। नेशनलिस्ट हिस्टोरियन, क्योंकि उनको इंपेरियलिस्ट हिस्टोग्राफी को एक तरीके से काउंटर करना था, जो लोगों का कॉन्फिडेंस जो डाउन हुआ था कॉलोनियल टाइम पीरियड पे, उसको थोड़ा अप करना था, इसीलिए फिर उन्होंने इसको गोल्डन एज वगैरह भी कहा है, ठीक है। इन्होंने कहा कि इस टाइम पीरियड पे एक्सेप्शनल संस्कृत लिटरेचर डेवलप हुआ, आर्किटेक्चर काफी डेवलप हुआ, स्कल्पचर डेवलप हुए, ठीक है। ये सारा ये बोल रहे थे कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के बेसिस पे और सोशल हार्मोनी के बेसिस पे हो सकता है। लेकिन फिर यहाँ पे जो ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग थी गुप्ता की, वो यहाँ पे थोड़ी रिवाइज हुई है 1960s और 70s में, जब आपको सोशलिस्ट जो मार्क्सिस्ट जो हिस्टोरियन थे जैसे कि बी एन दत्ता, डी डी कौशंबी, आर एस शर्मा, ये देखने को मिलेंगे, ये आते हैं। और ये जो बायसेस, इनहेरेंट बायसेस जो नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी में, क्योंकि इन्होंने बस ग्लोरीफाई करने की कोशिश की, जो गलतियाँ जो थी, मतलब जो रॉन्ग जो हो रहा था यहाँ पे, वो दिखाने की कोशिश नहीं की। तो इसको पॉइंट ऑफ करने का काम जो ये एलिमेंट, ये मतलब एक तरीके से सोशलिस्ट जो हिस्टोरियन करते हैं, जैसे फ्यूडलिज्म के एलिमेंट्स को इन्होंने काफी एक तरीके से क्रिटिसाइज वगैरह किया इस टाइम पीरियड में, ठीक है। और बाद में ये काफी इंटेंसिफाई हुआ है, और इंडियन फ्यूडलिज्म नाम का टॉपिक हमें इसलिए पढ़ना है, ठीक है। फिर सेवरल फ्यूडल फीचर्स थे जो कि इस टाइम पीरियड पे, जैसे कि रॉयल लैंड ग्रांट, इसकी वजह से क्या हुआ, फोर्स लेबर बढ़ा, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स डिक्लाइन हो गया, कॉइनेज वगैरह जो है वो भी डिक्लाइन हो गया, ऑफिशियल्स को पेमेंट जो लैंड रेवेन्यू के बेसिस पे की जाती थी, फिर जो पीजेंट्स थे उनका लैंड के ऊपर जो राइट्स था वो खत्म हो गया। तो 300 BC के आगे अगर आप देखो तो ये पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन जो हुआ है और जो अर्बन इकोनॉमी डिके हुई है, इसके सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यही थे, और गुप्ता एम्पायर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहा है, ऐसा इनका कहना है। भले ये जो व्यू है ये बाद में मतलब काफी ज्यादा इसका हेवी क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन ये व्यू आज भी डोमिनेंट है। 60s मतलब ये जो टाइम पीरियड है 1970s 1980 होना चाहिए यहाँ पे, 1970s 1980s में बी डी चट्टोपाध्याय, हरमन कुले, ये एक हिस्टोरिकल पैराडिग्म जो है वो यहाँ पे पुट फॉरवर्ड करते हैं। उनका ऐसा कहना है कि फार फ्रॉम बीइंग पीरियड ऑफ पॉलिटिकल ब्रेकडाउन एंड फ्यूडलिज्म, पीरियड ऑफ अर्ली मिडाइवल वाज मार्क्ड बाय इंटेंसिव प्रोसेस ऑफ स्टेट फॉर्मेशन एट रीजनल एंड सब रीजनल लेवल। They argued that the land grant was one of the several strategies adopted by the rulers to legitimize their rule and played an integrative role in politics of the day. मतलब जो मार्क्सिस्ट जो हिस्टोरियन थे उनको थोड़ा काउंटर करते हुए बोलते हैं कि ठीक है लैंड ग्रांट्स वगैरह हुए थे, लेकिन लैंड ग्रांट्स किस लिए होते थे, क्योंकि रूल्स को लेजिटिमाइज करना, लोगों का सपोर्ट भी चाहिए ना। ऐसा नहीं मतलब राजा महाराजा ऐसे रूल बन जाएंगे, लोगों का सपोर्ट भी लगेगा, तो सपोर्ट के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर वो लेजिटिमाइज करने के लिए अपना रूल लैंड ग्रांट्स वगैरह किया करते थे। और ऐसा नहीं है कि उसके बाद पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हुआ, लेकिन उनका बोलना है कि पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हुआ, लेकिन उसके बाद आपको रीजनल एंड सब रीजनल लेवल पे आपको स्टेट फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिलेगा, ऐसा इनका कहना है, किसका, हरमन कुलके और बी डी चट्टोपाध्याय का। तो ये थोड़ा इस व्यूज को काउंटर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और इसी जो व्यूज है ना, ये जो सोशलिस्ट जो हिस्टोरियन थे, इन्हीं के व्यूज के बेसिस पे यहाँ पे गुप्तास के गोल्डन एज के ऊपर एक मिथ, इसको मतलब मिथ कहा गया है, गुप्तास का गोल्डन एज मिथ है, क्योंकि इकोनॉमी डिक्लाइन हो रही है, अर्बन सेंटर्स डिक्लाइन हो रहे हैं, है ना, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन आपको उसके बाद देखने को मिलेगा। यहाँ पे कॉइनेज वगैरह डिक्लाइन हो रहा है ना, ट्रेड एंड कॉमर्स डिक्लाइन हो रहा है, मतलब फॉरेन ट्रेड डिक्लाइन हो रहा है, फोर्स लेबर जैसी चीजें आपको देखने को मिल रही है, विस्टी वगैरह नाम से आप चीजें, यूपीएससी को क्वेश्चन भी आ गया प्रीलिम्स में, विस्टी क्या था, किस टाइम पीरियड पे था, तो फोर्स लेबर का एक कंसेप्ट था ये, ठीक है। फिर वुमेन की कंडीशन काफी खराब हो रही थी, तो ये क्या गोल्डन एज किस तरह से हुआ, फिर क्लासिकल एज किस तरह से हुआ, तो ये बोलने का काम करते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे ये लोग, मतलब जो आपके जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन थे ना, डी डी कौशंबी, आर एस शर्मा, ठीक है।
होप सो आपकी हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है ये क्लियर हो चुका है। थोड़ा बहुत ओरिजिन राइज के बारे में भी हम स्टार्ट करते हैं, मतलब पॉलिटिकल हिस्ट्री अभी हम स्टार्ट कर देंगे थोड़ा। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री जो 300 से अब तक तो आप क्लियर हो ही चुका है कि ओरिजिन किस तरीके से और राइज किस तरीके से हुआ है गुप्ता का। तो 300 to 600 सी जो है ना, उसको हम बोल सकते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है ये गुप्तास का टाइम पीरियड है, और इसको कंस्ट्रक्ट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ इंस्क्रिप्शन कॉइन्स, ठीक है। फिर जो आपके जो लिटरेरी सोर्स थे उसके बेसिस पे, और इनकी जो एंसेस्ट्री और अर्ली जो हिस्ट्री गुप्तास की वो पता ही नहीं हमें क्या है, मतलब अर्ली रूलर के बारे में तो पता ही नहीं है। जो उनके मतलब चंद्रगुप्त वन ने जो रेफर किया दोनों को, बस उसी से हमें पता चला, मतलब उन्होंने कुछ किया नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया कि ये वैश्य थे, ये कौन थे? गुप्ता वैश्य थे। और आज गुप्ता जो सरने वाले लोग हैं उनको बनी है वैश्य कहा जाता है। ये किस बेसिस पे है? तो ये मनुस्मृति जो है ना, मनुस्मृति में और विष्णु पुराण में बोला गया कि जो नेम गुप्ता है, गुप्ता मतलब कि इसी वर्ण के जो वैश्य वर्ण है ना, सेकंड। तो ऑन द अदर हैंड सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड दैट गुप्ता वर क्षत्रिय आल्सो, ठीक है। आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ मौर्यन एम्पायर, सातवाहन एंड कुशानाज आपको दो लास्ट पावर देखने को मिलेंगी। और सातवाहन जो है वो स्टेबलाइजिंग फैक्टर का काम करते हैं डिक्कन में और साउथ में, ठीक है। पॉलिटिकल यूनिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वगैरह उन्होंने दी है, और रोमन एम्पायर का ट्रेड भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर कुशानाज जो है उन्होंने सेम रोल नॉर्थ में परफॉर्म किया है, लेकिन मिड 3rd सेंचुरी आते आते क्या होता है, ये दोनों एम्पायर डिक्लाइन हो जाते हैं। तो कुशानाज एम्पायर के रूल्स पे एक नया एम्पायर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ऐसा बोला गया कि जो गुप्तास थे ना, ये कुशानाज के फ्यूडल्स वगैरह थे ओरिजिनल, ठीक है। उनकी एक ब्रांच थी जिन्होंने बाद में फिर यहाँ पे यूपी वगैरह में क्या किया, खुद को एक तरीके से स्टैब्लिश किया। अकॉर्डिंग टू मेनी हिस्टोरियन, गुप्तास वर द फ्यूडल्स ऑफ कुशानाज इन यूपी, ठीक है। तो कुशानाज जो पावर थी नॉर्थ इंडिया में वो 230 तक खत्म हो जाती है, और फिर सब्सटेंशियल पार्ट जो सेंट्रल इंडिया का वो यहाँ पे मुरुंडाज नाम से एक रूलर है, मतलब उनके अंदर आ जाता है, जो कि कुशानाज के किंग्समैन थे, रिलेटिव्स थे। मुरुंडाज कंटिन्यू टू रूल टिल 250, और 25 ईयर्स के बाद उसके 275 बीसी में गुप्ता डायनेस्टी यहाँ पे पावर में आ जाती है, ऐसा मतलब मानते हैं। इसकी कोई कॉन्क्रीट एविडेंसेस वगैरह नहीं है। तो अर्ली गुप्ताज में कौन है? तो यहाँ पे श्रीगुप्ता को फाउंडर बोला गया है, जो फर्स्ट किंग है, जो फाउंडर है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो रिद्धपुर कॉपरपेट इंस्क्रिप्शन में इसको नहीं, रिद्धपुर नहीं, पुना जो कॉपरप्लेट इंस्क्रिप्शन है ना, इसमें प्रभावती गुप्ता जो है वो डिस्क्राइब करती है श्रीगुप्ता को एज अधिराज। अधिराज मतलब फर्स्ट रूलर, अधिराज मतलब फर्स्ट राजा गुप्ता एम्पायर का। इसीलिए बोला गया है कि मतलब हिस्टोरियन कहते हैं कि अगर इसको अधिराज बोला गया मतलब ये फर्स्ट रूलर था। तो जिनोलॉजिकल जो अकाउंट्स है गुप्ता के, इसमें भी महाराजा श्री गुप्ता वगैरह और महाराजा श्री घटोत्कच को फर्स्ट रूलर्स के तौर पे माना है, लेकिन ये फ्यूडलरीज है ना, फ्यूडल चिप्स होकर थे कुशानाज के। तो ये जो दो राजा, इनको महाराजा वगैरह कहा गया है। बाकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन इनके रूल के बारे में हमें इंपॉर्टेंट मतलब है ही नहीं हमारे पास इन्फॉर्मेशन। चंद्रगुप्त फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे, जो कि 319 to 20 सी में इनका रूल स्टार्ट होता है, और यही से गुप्ता एज वगैरह स्टार्ट होता है। टाइटल डिपिक्ट्स पावर ड्यूरिंग सच पीरियड, मतलब ये जो है ना टाइटल्स जैसे महाराजा धीराज वगैरह, तो उनकी पावर क्या थी, किस तरह से उनको लोग मानते थे, वो टाइटल्स डिपिक्ट करते हैं। इसलिए टाइटल्स का भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। टाइटल्स का भी मतलब एक इंपॉर्टेंट अलग ही रोल है हिस्ट्री में राजा महाराजाओं के। चंद्रगुप्त जो है ना फर्स्ट इमिनेंट रूलर थे और रियल फाउंडर थे गुप्ता डायनेस्टी के। इसने टाइटल लिया था महाराजा धीराज, द ग्रेट किंग्स ऑफ किंग्स, और ग्रेट वो भी किंग्स ऑफ किंग्स लेकिन ग्रेट किंग्स। तो ये टाइटल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ड्यूरिंग हिज ब्रीफ रूल देखा जाए तो 15 साल इन्होंने रूल किया, लेकिन उन्होंने पावर रेज की है ना, इन्होंने प्रेस्टीज को इस डायनेस्टी के बढ़ाया थोड़ा बहुत है ना, और फाउंडेशन जो है ना जो ग्रेट एम्पायर था उसका फाउंडेशन इन्होंने रख दिया। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो इवेंट इनके लाइफ में हुआ था वो था इनकी जो मैरिज थी लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी के साथ, और कुमार देवी और इनका बेटा है समुद्रगुप्त, है ना। स्पेशल सिग्निफिकेंस वाज अटेंडेंस टू दिस मैरिज बिकॉज गोल्ड कॉइन्स जो इशू किए गए थे इस टाइम पीरियड पे, काफी इंपॉर्टेंट मैरिज था। और गोल्ड कॉइन्स पे नेम और फिगर आपको चंद्रगुप्त के और कुमार देवी के देखने को मिलेंगे एक साइड पे, और दूसरे साइड पे आपको यहाँ पे गॉडेसेस देखने को मिलेंगी सिटिंग ऑन लायन विद द नेम ऑफ लिच्छवी इंस्क्राइब्ड बाय इट्स साइड ऑन द अदर हैंड। और समुद्रगुप्त जो है इसको यहाँ पे मतलब लिच्छवी जो है उसका ही दुहित्र मतलब बेटा बोला गया है। लिच्छवी का दुहित्र मतलब उसका लिच्छवी जो प्रिंसेस थी कुमार देवी, इनसे मिला हुआ बेटा मतलब कि समुद्रगुप्त। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में इसको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मेहरुली पिल्लर इंस्क्रिप्शन दिल्ली का काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एक्सटेंसिव कॉन्केस्ट के बारे में यहाँ पे मतलब बात की गई है चंद्रगुप्त वन के। ही इज कंसिडर्ड एज अ रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता एरा विच स्टार्ट इन 320 सी। चंद्रगुप्ता's empire included Bihar, part of Bengal, UP, as far as Allahabad. It is also generally assumed that the Gupta era, which was commenced on 26 February 320 AD, was founded by Chandragupta to commemorate his accession or coronation. ठीक है। तो इंपॉर्टेंट वर्क जो चंद्रगुप्त ने किया था, तो समुद्रगुप्त को नॉमिनेट किया था एज अ सक्सेसर, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब एल्डेस्ट सन को न करते हुए, ये एल्डेस्ट सन नहीं था लेकिन उन्होंने जो है वो कॉम्पिटेंट जो था मतलब जो लायक था उसको ही यहाँ पे क्या किया है एज ए सक्सेसर डिनोट किया। तो मतलब काफी इंपॉर्टेंट ये बात हो जाती है।
नेपोटिज्म यहाँ पे नहीं है ना। नथिंग इज नोन अबाउट द डेथ ऑफ चंद्रगुप्ता, प्रोबेबली आफ्टर प्लेसिंग समुद्रगुप्ता ऑन द थ्रोन ही बिकेम हर्मिट एंड डाइड एज सच। मतलब जैसे आपका चंद्रगुप्त मौर्य था वैसे ही ये भी बाद में एज ए हर्मिट जो हो जाता है और बाद में मर जाता है। इसकी डेथ किस तरीके से हुई ये भी क्लियर नहीं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य की नहीं है वैसे चंद्रगुप्त की नहीं है। मतलब दोनों का एक्सेशन 320 है, एक का BC एक का CE में, दोनों ने बड़े बड़े एम्पायर की नींव रखी है और दोनों के डेथ के बारे में हमारे पास ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं। और मैरिज अलायंस दोनों के टाइम पे रहे, मतलब कितना ज़्यादा कोइंसिडेंस है ना, कोइंसिडेंस ही बोल सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर होंगे उसमें क्या करेंगे, उसमें समुद्रगुप्त काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन स्पेशल तो बनते हैं बाबा, क्योंकि नेपोलियन ऑफ इंडिया इसको कहा गया है। रामगुप्त है, उसके बाद चंद्रगुप्त 2 है, विक्रमादित्य जिसको कहा गया है, काफी इंपॉर्टेंट नवरत्न थी इसके कोर्ट में। तो फिर कुमारगुप्त है, स्कंदगुप्त है, पुरुगुप्त है, बुद्धगुप्त है और उसके सक्सेसर है बुद्धगुप्त है, और फिर एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन। मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं, सब डिटेल में होगा, है ना। 500 to 570 के आसपास जो काफी बुद्धगुप्त के जो ये हुए सक्सेस हुआ है, उसके बाद तो कुछ मतलब था ही नहीं, खत्म हो गया गुप्ता एम्पायर, ऑब्लिवियन में चला गया। तो थैंक यू फॉर डिस्कशन, काफी कुछ हमने डिस्कस किया इसमें, है ना। हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री को स्टार्ट किया था आज के टाइम पे, आज के लेक्चर में। फिर हमने जो है यहाँ पे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे जो क्वेश्चन आए वो देखे, और नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा हमारा इसमें हम पॉलिटी को कंटिन्यू करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन तो उसके बाद आएगा। मतलब पॉलिटी ही चलेगी अभी 2 लेक्चर, मतलब एक लेक्चर होगा, एक लेक्चर होगा पॉलिटी के ऊपर आएगा, फिर एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे और फिर इकोनॉमिक कंडीशन कॉइनेज वगैरह को हम डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू फॉर डिस्कशन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर, पढ़ते रहिए। नोट्स अगर आप करना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर डिस्कशन।